आइए मेरा आपसे सवाल, हमारे टोटल हेड्स कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी एंड, और ये पांचों पीजीपी एंड अदर सोर्स, ये पांचों हेड के टोटल को क्या बोलते हैं? टोटल इनकम, नहीं सॉरी, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं माइनस क्या करता हूँ? डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। और जब मैं माइनस कर देता हूँ तो आंसर क्या आता है? टोटल इनकम। सर हमने क्या करना है? जो आपने बेटे 5वां हेड बोला था ना अभी अभी, अदर सोर्स, मैं वो स्टार्ट करा रहा हूँ बच्चे। और अगर मैं आपको बोलूँ कायदे से, उसमें है सेक्शन 56, 57, 58, 59, 4 सेक्शन है भैया। दम सिर्फ 56 के अंदर ही है, 57, 58, 59 छोटे छोटे सेक्शन। और मैं जब भी आपके साथ कोई भी हेड स्टार्ट कराऊंगा तो मैं बात करूंगा उसके चार्जिंग सेक्शन की। चार्जिंग सेक्शन क्या होता है? चार्जिंग सेक्शन होता है कि वो बताता है कि मैं किस चीज को टैक्स करूं। जैसे सैलरी किस चीज को टैक्स कर रही है? योर सैलरी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी बताएगा कि रेंटल को टैक्स कर रहा। कैपिटल गेन बताएगा कि बेचने की वजह से प्रॉफिट। पीजीबी बताएगा कि प्रॉफिट बिजनेस की वजह से प्रॉफिट। अदर सोर्स क्या बोलता है आइए देखते हैं। और चार्जिंग सेक्शन अदर सोर्स का है बच्चे सेक्शन 56 सब सेक्शन। सर जी ये याद कर रहे हैं कि हाँ बेटे, if a person earns any income, अच्छा जी इधर देख रहे हैं बच्चे, इनको बोल दो आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ हाँ नहीं खत्म होगी क्लास, तुम्हारी स्टार्ट हो चुकी है। इफ अ पर्सन earns any income, and such income is not taxable, such income is not taxable under any head, that is salary, house property, capital gains and PGB। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? इफ अ पर्सन अर्न्स एनी इनकम, कोई भी इनकम, और वो इनकम नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं है किधर? बाकी के 4 हेड में। एंड सच इनकम इज नॉट एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब समझते हो बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट होते हैं जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होता। समझ रहे हो? जैसे कि इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं। तो मैंने क्या लिखा? एक इंसान ने, पहला पॉइंट अगर आप देखो, एक इंसान ने कुछ इनकम कमाई है, वो इनकम किसी भी हेड में आ रही है, बाकी के 4 में नहीं आ रही, और वो इनकम एग्जेम्प्ट भी नहीं है, विच मीन्स इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? दैट इज इट इज टैक्सेबल। और नॉट एग्जेम्प्ट का मतलब यही तो होगा, वो टैक्सेबल है, वो इनकम टैक्सेबल है। In such case,
it would be taxable under the head other source. सर जी क्या बोलिए सर आप? सिंपल शब्दों में अगर आपको बताऊं बेटा, अगर आपको कोई इनकम हो रही है और अगर वो चारों हेड में नहीं आ रही और अगर वो टैक्सेबल है, क्योंकि कहीं पे भी एग्जाम्प्ट के बारे में तो नहीं लिखा कि वो एग्जाम्प्ट है, तो कहां टैक्सेबल हो जाएगी बेटे वो? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था अदर सोर्स हमारा कौन सा सोर्स होता है, कह सकता हूं रेजिडुअरी सोर्स। तो भैया दैट मीन्स चार्जिंग सेक्शन खुद ही कहता है कि हम टैक्सेबल अदर सोर्स में तब करेंगे जब कहीं पे भी नहीं हो रही, और अगर वो टैक्सेबल है तो अदर सोर्स में। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? सर 56 के अंदर ना बहुत सारी सर अदर सोर्स के अंदर ना बहुत सारी इनकम टैक्सेबल होती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं। क्या गिफ्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है? गिफ्ट्स हमने डिस्कस करा था, होता है। लॉटरी भी होती है। डिविडेंड्स, जो इंटरेस्ट है, आपने बैंक में पैसा रखो आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो कहां टैक्सेबल होगा? अदर सोर्स में। तो बहुत सारी इनकम। लेकिन मैं आपके साथ जो इनकम डिस्कस कर रहा हूं वो एक ही इनकम डिस्कस करूंगा बेटा, 2 क्लास चलेगा। टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स। सबसे पहला आपका प्रोविजन डिटेल्ड जो स्टार्ट होने जा रहा है कि सर जी गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। पहले तो मुझे ये बताओ, गिफ्ट इनकम है क्या? है सर। गिफ्ट इनकम है। तो अगर मैं आप सभी बच्चों को 1-1 लाख रुपए गिफ्ट दूं तो आपकी इनकम हो जाएगी। फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो रहने देते ना, फिर ऐसी बर्डन आ जाएगा बच्चों। ये तो दे देता बेटे आपको, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए सर जी गिफ्ट जो है कौन से सेक्शन है सर जी गिफ्ट का? 56 to 10 सेक्शन है जी, 56 to 10। ठीक है बच्चे, आइए 2 क्लास तक गिफ्ट ही चलता रहेगा। सर इतना क्या होगा गिफ्ट के अंदर? बहुत सारी चीजें। 56 to 10 ऊपर वाला। बच्चे बाहर धूप सेक रहे थे, क्लास स्टार्ट हो गई थी, मुझे धूप में। मैं तो उसको बोला था सब बच्चों को बताया था, नहीं होता इसमें। आइए बच्चे, चलिए सर गिफ्ट की बात करेंगे। एक बात बताओ, अभी आप कितने बच्चे हो इधर? कितने बच्चे होंगे इधर? 20 बच्चे। 20 बच्चा तो बैठा होगा, और ऑनलाइन में है 21। 40 बच्चा अगर अभी मैं एवरेज लगाऊं, और आप मुझे बताइए बेटे, क्या आप सभी 40 बच्चों को मुझे गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं देना चाहिए। क्या मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए? इसका मतलब तो बिल्कुल बता है ना। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हर बच्चा मेरे को 2000 रुपए गिफ्ट करे, तो मेरे को टोटल गिफ्ट कितने का मिल गया? 80,000 रुपये। अब आप मेरे को बताइए, ये जो 80,000 है टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर सिर्फ एक ही बच्चे ने 2000 दिए होते तो डिपेंड करता है जी। आइए जरा लिखते हैं, 56 to 10 की लैंग्वेज लिखते हैं और फिर केसेस बनाएंगे। इफ एनी पर्सन receives gift from any other person। अच्छा जी, गिफ्ट बेटे, गिफ्ट चाहे कैश में हो चाहे काइंड में। काइंड का क्या मतलब होगा देख लेंगे, बहुत गहरा जाएगा बेटे बात, बहुत गहरी। इफ एनी पर्सन
receives from gift from any other person, and the aggregate value of gift exceeds 50,000 per annum. कुछ लिमिट लगा दीजिए सरकार ने, कितने रुपए की? 50,000. In such case, the entire value of gift will be taxable under the head other source. क्या बोल दिया सर आपने? देख लेंगे बेटा, लिख लो आप एक बार इसको. Under the head other source. OS means other source. अभी देखेंगे, पूरी कहानी देखेंगे. ठीक है सर, ये क्या बोला सर इसमें? जैसे सपोज करो बेटा, मान लो डेनिस है. डेनिस का कोई कहानी बताएगी? डेनिस ने अपने फ्रेंड को, फ्रेंड कह रहे सर मनीषा को, नहीं यार ऐसे ना, ऐसे नहीं होना चाहिए. मान लो दुष्यंत सर की बात कर लेते हैं बेटे. चलो कोई नहीं, मेरी बात कर लो बेटे आप. ठीक है, मान लो आप सभी बच्चे हो, अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल प्रैक्टिकल होना चाहिए थ्योरेटिकल होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए. तो ठीक है बेटे, इस आज के जो केस है हमारा, उसमें मुझे ना गिफ्ट मिले हैं. ठीक है, तो आप सभी के पास कैश है ना? कितना कितना कैश? प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं चाहिए आपको बैच, है ना? तो फिर वो तो फिर कैश तो देना ही पड़ जाएगा ना फिर. ठीक है, कितने हैं? 2-2, 3-3 हज़ार है सबके पास? नहीं है थ्योरेटिकली. ठीक है, ठीक है. चलो सपोज करो, मान लो डेनिस ने मेरे को गिफ्ट करा बेटे. क्या गिफ्ट करा सर जी? 5,000 रुपये गिफ्ट. मैंने कहा वेरी नाइस यार. मुझे आप बताइए, हम दोनों में से इनकम किसको हुई है? एग्जैक्टली, द वन हू रिसीव्स द गिफ्ट, उसी के तो एंड में इनकम होगी. तो मेरा आपसे सवाल, मेरे को इनकम कितनी हो गई? सवाल ये है, क्या टैक्सेबल है? आंसर इज क्यों? क्योंकि लिमिट कितनी है? अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है. अब बेटे गिफ्ट दिया मुझे अंकित जी ने, और अंकित जी ने जब मेरे को गिफ्ट दिया, उसने दिया बेटे 10,000. मैंने कहा वेरी नाइस. सेम साल की बात कर रहा हूँ, सेम ईयर. अब आप मुझे बताइए मेरे को इनकम कितनी हुई? टैक्सेबल? नीतीश ने गिफ्ट दिया 20,000. मैंने कहा वेरी नाइस. मेरे को इनकम कितने की हुई? टैक्सेबल? नो. मोनीश जी ने गिफ्ट दिया 15,000. मेरे को गिफ्ट दिया. क्या ये मेरी इनकम है? बिल्कुल है. टैक्सेबल? अब मैंने सबको मना कर दिया था मुझे गिफ्ट मत देना, पर मुझे एक स्टूडेंट है बेटे, मान लो सिद्धार्थ. मैंने सिद्धार्थ को बोला भाई मुझे और गिफ्ट नहीं चाहिए. कह रहे नहीं सर मैं तो आपको गिफ्ट दे के रहूंगा. मैंने कितने? कह रहे 1 रुपया दूंगा सर. तो क्या ये 1 रुपया मेरी इनकम है? टैक्सेबल? टैक्सेबल या
इंडिविजुअली हर एक बंदे का 50,000 लिमिट है? आई मीन आपने दिया आपकी लिमिट 50, आपकी 50, आपकी 50, आपकी 50, या मैं टोटल में 50 ले सकता हूँ, टोटल 50 ले सकता हूँ, और मेरा टोटल 50 हो गया था, लेकिन सिद्धार्थ ने पेटीएम कर दिया 1 रुपये, बोले 56/10 अप्लाइज ना। समझ रहे हो? अब आप मेरे को बताइए, क्योंकि ये भाई ने मुझे 1 रुपये दे दिए, अब आप मुझे बताइए मेरे टोटल गिफ्ट्स कितने के हो गए? 50,000 एक। एंड नाउ आई एम आस्किंग यू, क्या टैक्सेबल है? यस। मेरा आपसे सवाल, कितना अमाउंट टैक्सेबल है? द वन दैट एक्सीड्स 50,000। 1 रुपए। 1 रुपये या पूरा 50,000? क्या बोल रहे हैं? The entire value of the सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा बेटे। इसके 1 रुपए की वजह से मेरे को कितना टैक्स पड़ गया, समझ रहे हो? तो आप मेरे को बताइए, इसका मतलब एक इंसान की टोटल लिमिट ऐसे नहीं है कि मैं हर किसी से 50,000 ले सकता हूँ। द टोटल वैल्यू ऑफ गिफ्ट दैट आई कैन रिसीव इज 50,000। अगर 1 भी रुपया बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटे? सारा का सारा टैक्सेबल। मेरा आपसे सवाल, अब आप मुझे बताइए, ये तो आपको केस समझ आ गया, कैश की बात हमने कर ली एक लेवल पे। अगर मैं आपको बोलूँ ए ने बी को गिफ्ट दिया 80,000 कैश, बी के हैंड्स में क्या होगा? सबसे पहले व्हाट इज द इनकम? 80,000। क्या ये टैक्सेबल है? कौन से हेड में? अदर सोर्स में। कितना अमाउंट? 80,000। कहने का मतलब ये, बातों बातों में आपको ये समझ आ गया, सारे गिफ्ट्स का टोटल करना, और लिमिट कितनी है? 50,000। अगर 50 से ऊपर चला गया साल का तो एंटायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। क्लियर है जी? लोगों को ये बात समझ आ गई कि सरकार ने कैश पकड़ लिया, लोगों ने कहा इसको मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर देंगे, कार गिफ्ट कर देते हैं। आप देखते हैं ना कितने सारे ओकेजन में दिखाते हैं, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन लग्जरी कार गिफ्ट करी, गोल्ड गिफ्ट करा, होता नहीं होता? तो कैश की तो बात हो गई। लोगों ने क्या करा बेटा, जो गिफ्ट्स हैं क्या वो सिर्फ कैश में ही दिया जाता है या काइंड में भी हो सकता है? जैसे कि एक कैटेगरी बन गई कैश, एक कैटेगरी बन गई मूवेबल प्रॉपर्टी। काइंड ही है मूवेबल। मूवेबल का मतलब समझते हो? डेफिनेशन लिखवाऊंगा, बट मूवेबल इज, if I gift you this projector, this is movable or immovable? Movable. मोबाइल फोन, लैपटॉप, कार, कैमरा, सब मूवेबल है ना सर? और क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट हो सकती है? लैंड, बिल्डिंग, पूरी हुई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर। मुद्दे की बात ये हुआ भाई, कुछ सवाल पूछूंगा, देखते हैं सही जवाब दोगे या नहीं दोगे। जो 50,000 की लिमिट थी वो टोटल लेवल पे है तीनों मिला के, या इसकी 50,000, इसकी 50,000, इसकी 50,000 टोटल? इंडिविजुअली है या 50,000 इन टोटल है? कैश मूवेबल है 50,000 इन टोटल होगी। करेक्ट आंसर इज, तो पापा को पहले बोला एक में पढ़ाई हो रही थी। क्या हुई पढ़ाई में? क्या है ये देखने दे। कैश मार्केबल थेरेपी इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो बात तो सही है, पर माइक कौन है भाई तेरा? और कैमरा भी, हाँ ठीक है। आप मेरे को बताइए बच्चे, 50,000 की लिमिट में एक ही पकड़ रहा हूँ या तीनों की अलग अलग पकड़ रहा हूँ?
तीनों के अलग अलग। अच्छा, और मूवेबल में भी दो तरीके होते हैं। मूवेबल के अंदर दो तरीके हैं बेटा। एज फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट होता है मैंने मोबाइल फोन आपको गिफ्ट कर दिया, ज्वेलरी मान लो, ज्वेलरी गिफ्ट कर दी 2 लाख की, फ्री में ऐसी दे दिया। और दूसरा होता है बच्चे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन समझते हो? देखो, क्या मैं कह सकता हूं सरकार की गिफ्ट पे नजर है, तो मैंने क्या करा, मान लो अगर ये रिंग 1 लाख की है, मैंने कहा भाई तू 10 रुपए की ले लेना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ज्वेलरी? एग्जाम्पल 1 लाख एंड आई हैव टेकन 10,000 फ्रॉम यू, 10,000। आपको कितने का बेनिफिट होगा? सो दैट्स द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। नो, लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं, मैं सेल करिए, नहीं करी भाई, समझ रहे हो? तो ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर ये मैं आपको एज इट इज दे देता, मान लो ये ज्वेलरी है और मैंने आपको बोला ये रख ले भाई, ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये कैश में है कि मूवेबल है, फ्री गिफ्ट है? मूवेबल। और अगर मैं बोलूं कि टेक दिस एंड गिव मी 10,000, तो इसकी वर्थ 1 लाख है और मैं 10,000 रुपए ले रहा हूं, तो इनएडिक्वेट हुआ ना, समझ रहे हो मुद्दे की बात जो है। 50,000 की लिमिट रखने का फायदा है क्या अगर इंडिविजुअली लेना है? तो अगर मतलब फॉर एग्जांपल सारे केसेस अलग अलग बनेंगे। आपको एक इंसान को कैश में क्या क्या मिला, एक इंसान को मोबाइल में क्या क्या मिला, ऐसी पूरी लिस्ट बनेगी, तब टैक्सेबिलिटी देखी जाएगी। अगर कैश की 50,000 से ऊपर होगी तो इंटायर टैक्सेबल, समझ रहे हो? मतलब वो आएगा सामने अभी पिक्चर है दोस्त। सर जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन एक बारी वो समझा दो। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज, जैसे चलो मैं पहले ना फ्री गिफ्ट की बात करता हूं तभी आपको समझ आएगा। सो नाउ लेट अस सपोज मिस्टर बी ने, पहले मैं स्टार्टिंग से ही कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टर ए को 80,000 कैश गिफ्ट करा। मेरे को आप बताइए मिस्टर ए के हैंड्स में इनकम कितनी हुई? 80,000। 80,000। और ये टैक्सेबल हो जाएगी कौन से हेड में बच्चे? ओएस। कितना अमाउंट? 80,000। द एंटायर वैल्यू वुड बी टैक्सेबल। आते हैं जरा फ्री गिफ्ट में। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ज्वेलरी गिफ्ट करी 30,000। केस खत्म नहीं हुआ अभी। मिस्टर सी ने मिस्टर बी को ज्वेलरी गिफ्ट करी 18,000 की। ऑब्वियसली दे हैव नॉट चार्ज एनीथिंग, गिफ्ट करें। मेरा आपसे सवाल, एनीथिंग टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी? नो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल गिफ्ट रिसीव्ड बाय मिस्टर बी? 48। Does it exceeds 50,000? It's not taxable. मिस्टर ए ने एक ज्वेलरी और दी थी सर 17,000 की। What is the value of total gift received by Mr. B? एक ही केस है ये, मिस्टर बी को 3 बार ज्वेलरी मिली है, 65,000। 65 हो रहा है। आप मेरे को बताइए मिस्टर बी के हैंड्स में, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, हाउ मच इज टैक्सेबल? 65। क्लियर है जी? अब मैं आता हूं इनएडिक्वेट, यू विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ज्वेलरी दी 1 लाख फॉर 1 लाख एंड मिस्टर बी हैज पेड 80,000. What is the value of jewelry? 1 lakh. And how much is paid by Mr. B? What is the value of gift? 20,000. डिस्काउंट ही तो गिफ्ट हुआ ना। तो मार्केट में अगर कोई 1 लाख की चीज 10,000 पे मिल जाए, तुम क्या बोलते हो कितने का फायदा हो गया मेरे को? 90,000 का।
जो चीज़ जितनी सस्ती मिल गई वही तो फ़ायदा है, उस फायदे को ही तो गिफ्ट बोल रहा हूँ। मिस्टर बी के हैंड्स में गिफ्ट की वैल्यू बताइए। मिस्टर सी हैज गिवन अ गिफ्ट टू मिस्टर बी, दैट इज ज्वेलरी वर्थ 1 lakh, and Mr. B paid 30,000. What is the value of the gift? 70,000. मिस्टर बी के हैंड्स में टोटल गिफ्ट कितना हो गया? टोटल गिफ्ट 90,000. टैक्सेबल? Why? तो ये जो मैंने 50 लिखी थी, ये 50 मूवेबल की है या 50,000 इसकी अलग और 50,000 इसकी अलग? टोटल यानी कि मैं Combined. जब 50,000 की लिमिट देखूंगा मूवेबल के लिए, तो मैं इन दोनों का टोटल देखूंगा कि 50 से एक्सीड हो रहा है, या इसका अपना देखना है कि 50 हुआ है कि नहीं, और इसका अपना देखना। आंसर Combined देखना है। आंसर इज कंबाइंड नहीं देखना है। 50,000 इसके, 50,000 इसके। सर जी क्या बोल रहे हो आप? मैं भी बता देता हूँ आपको क्या बोल रहा हूँ मैं। लिखना मत, इस एग्जाम्पल को सुन लेना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ज्वेलरी गिफ्ट करी 45,000 की। मिस्टर ए ने बी को ज्वेलरी गिफ्ट करी 45,000। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ज्वेलरी गिफ्ट करी 1 लाख की, और मिस्टर बी ने 70,000 पे कर दिया। पहले हम लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट। फर्स्ट केस में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? 45। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट है? कुछ टैक्सेबल होगा क्या? कुछ नहीं होगा टैक्सेबल। 50,000 फ्री गिफ्ट की अलग है, 50,000 इसकी अलग। अब ये थोड़ा बोल दोगे, दोनों को मिला के सर 75,000 हो रहा है और 50,000 एक्सीड हो रहा है। मैंने लिमिट कहाँ पे लिखी है देख लो, मूवेबल के ऊपर से हटा दी मैंने लिमिट को। मैंने लिमिट कहाँ रखी है बेटे? फ्री गिफ्ट और एनी गिफ्ट। और अगर आपको समझ आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ बोल दूँ, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 70,000 कैश दिया था। मिस्टर ए हैज़ गिवन 3 गिफ्ट्स, 1 कैश गिफ्ट ऑफ 70,000, 2 jewelry worth 45,000, 3 jewelry for inadequate consideration for 1 lakh and he has received 70,000. अब आप मेरे को बताइए, क्या बी के लिए यहाँ पे गिफ्ट कितने का हुआ? 70। टैक्सेबल होगा ये बिल्कुल टैक्सेबल होगा। 50,000 से ऊपर एक्सीड होगा, ये टैक्सेबल हो रहा है ना? ये टैक्सेबल क्या अलग अलग चलेगा ना 50,000? मुझे बताइए, समझ आया बच्चे? गुड। देख भाई, जो डिस्काउंट होता है ना, आप अभी के लिए कह सकते हो, अभी बिगिनर लेवल है, डिस्काउंट को आप वैल्यू ऑफ गिफ्ट ही बोल रहा हूँ। तो आपके दिमाग में ये आएगा, सर ऐसे तो सर अगर मैं ट्रेडर हूँ तो हमें तो डिस्काउंट ही करोड़ों का मिल सकता है। 500 करोड़ की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, 500 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ की खरीद रहा हूँ, क्या मुझे 10 लाख का डिस्काउंट नहीं मिल सकता? तो उसको तो इनएडिक्वेट बोल दिया जाएगा। बेटा जो आपका धंधा है ना, उसके डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा, ये मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ। सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं लैपटॉप का बिजनेस करता हूँ और मैंने 1 करोड़ के लैपटॉप परचेज करे। नॉर्मल बात है, हो सकता है ना 1 करोड़ के लैपटॉप परचेज करे। मैं किस में डीलर हूँ? इन लैपटॉप्स। सो आई गॉट अ डिस्काउंट ऑफ 10 lakhs and I paid 90 lakhs. What I have received 1 crore things and what I have paid is 90 lakhs. 90 तो डिस्काउंट क्या है? तो वो तो गिफ्ट हो गया। बट इफ यू आर अ डीलर ऑफ थिंग्स तो ये गिफ्ट का प्रोविजन नहीं होता। सर जी धंधे के अंदर नेगोशिएट करके मैं डिस्काउंट ले रहा हूं, आप उस डिस्काउंट को गिफ्ट बोल के टैक्सेबल कर रहे हो, तो व्हाट यू आर रिसीविंग इज नो द वन हु इज रेसिपिएंट। किसके हैंड में टैक्सेबल हो रहा है भाई? हर बार रेसिपिएंट के हैंड में ही तो हो रहा है। उसका वो धंधा नहीं होना चाहिए। अगर उसका वो धंधा है तो मैं टैक्सेबल नहीं करूंगा उसको।
क्योंकि अगर मैं इनएडिक्वेट के नाम से हर डिस्काउंट को टैक्सेबल कर दूंगा तो गलत बात हो जाएगी सर. इफ यू आर डीलर इन दीज गुड्स, आई एम डीलर इन मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन्स, फर्नीचर, डिस्काउंट तो मिल ही जाता है, तो उसको टैक्सेबल करना तो लॉजिकल बात नहीं होगी ना सर. ये थोड़ी सी हाई लेवल बात है, थोड़ा टाइम बाद हम डिस्कस करेंगे. मुझे बताइए यहाँ तक क्लियर है बच्चे? हाँ, साथ में, ठीक है ना. तो यहाँ पे हमने जो आपने नोट क्या क्या करे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी मेरा क्या कर दिया मैंने, टैक्सेबल. कितना? 90,000. क्लियर है जी. तीसरी कैटेगरी कौन सी है मेरी? इमूवेबल प्रॉपर्टी. पहले मैं मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ. मैंने आपको एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट कर दिया. अभी आईफोन कौन सा चल रहा है? 15. और सबसे महंगा वाला कौन सा? प्रो मैक्स. हाँ, वो नहीं करने वाला गिफ्ट, ठीक है. एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं. मान लो आईफोन 15 प्रो मैक्स मैंने आपको गिफ्ट करा. कितने रुपए का बेटे? 1.5 लाख रुपए का मैंने गिफ्ट कर दिया आपको, आपके हैंड्स में. कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? कैश में, मूवेबल या इमूवेबल? पहले कैश या मूवेबल या इमूवेबल? मूवेबल के अंदर फ्री या इनएडिक्वेट? क्योंकि मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा. कितने रुपए का गिफ्ट हो गया वैल्यू? 1.5 लाख. कितना टैक्सेबल हो जाएगा? गलत. क्या चीज मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी सरकार ने डिफाइन करा. आपको सुन के अच्छा लगेगा, मोबाइल फोन मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. क्या ये लूप होल नहीं है? इफ आई हैव टू पे समवन 1,50,000, आई कैन गिव हिम मोबाइल फोन एज गिफ्ट. और मोबाइल फोन मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं है. तो सर जी मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है क्या, ये बताओ ना. तो आओ बेटे, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं. इधर जगह छोड़ी है आपने? वैसे ऐसी छोड़ी है जगह. आइए कुछ लिखते हैं. सर जी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज मूवेबल प्रॉपर्टी है. ज्वेलरी मूवेबल प्रॉपर्टी है. पेंटिंग्स, पेंटिंग समझते हो बेटे? जैसे बीच बीच में कभी ड्राइंग बनाता हूँ, बड़ी एंटीक पेंटिंग होती है. या दूसरी वाली पेंटिंग जो एम एफ हुसैन जी बनाते हैं, वो वाली पेंटिंग, वो आर्कियोलॉजिकल होती है ना, वैल्यू होती है भाई. करोड़ों रुपए की पेंटिंग जाती है, समझ नहीं आ रही होती हालांकि, बड़ी वैल्यू होती है बेटे, ठीक है. पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मूर्ति जो होती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, वर्क ऑफ आर्ट. सर ये क्या चीजें होती हैं सर? बेटे हाई लेवल की चीजें होती है, बड़ी महंगी महंगी होती है. आपके और मेरे घर में नहीं मिलेंगे, दुष्यंत सर के घर में है पेंटिंग, करोड़ों रुपए की पेंटिंग. और एक होता है बेटा बुलियन. बुलियन बताओगे क्या होता है? क्या होता है बुलियन? गोल्ड के बिस्किट, जो बिस्किट्स होते हैं, हाइड एंड सीक नहीं, गोल्ड बिस्किट, ठीक है, वो चीज, ठीक है. वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, ये सारी चीजें मूवेबल. अब आप मुझे बता दो, मैंने आपको गाड़ी गिफ्ट करी है जी, BMW. आपको गाड़ी गिफ्ट कर दी मैंने, आपके हैंड में टैक्सेबल होगा. गाड़ी किस में आ रही है? कैश में आ रही है? मूवेबल में आ रही है? इमूवेबल भी नहीं आएगी. इसका मतलब I have given you a gift car. Why? Because I have to pay you something. But क्या वो टैक्सेबल हो रहा है? नहीं होना चाहिए. अब आप सोचिए, जैसे न्यूज़ में आता है कि सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता को गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो क्या अर्पिता जी के हैंड में टैक्सेबल हो रहा है? नहीं हो रहा. क्या कारण है उसका? दूसरी बात, ज्वेलरी गिफ्ट कर देता तो भी नहीं होगा.
रिश्तेदारों को गिफ्ट करा जाता है तो नहीं, लिखवा दूंगा उस बात को, एक नया पॉइंट ऐड हो गया समझ लो। क्योंकि आपके पेरेंट्स, आप मुझे बताइए, डेली आप घर से निकलने टाइम बोलते हो ना मम्मी पापा पैसे दे दो जान, बोले कितने पैसे, तो आप एक तो आने जाने का भी हो जाता है, मोमोज का भी हिसाब बना लेते हो, ठीक है। तो डेली का कितना खर्चा होता है वैसे तुम्हारे पे घर वालों का? 150 के ऊपर 152 एग्जैक्ट। कैसे 152 का क्या बाइफरकेशन है? 36 72। अच्छा 152 तो डेली ऐसी देती है मेरे 150 और 2 रुपये और ऐसा है या कुछ थोड़ा कि बेटे के पैसे गिर जाए, कुछ हो जाए, कुछ खा भी नहीं हो, कुछ ऐसा होता है? 200 देती है मुझे नहीं, पूरे 152। चल नहीं, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, आपके घर में अगर आपको 200 रुपए डेली मिल रहे हैं तो एक महीने का क्या हो गया बेटे? 6000। और इसको अगर मैं महीनों से डिवाइड कर दूं मल्टीप्लाइड बाय 12 कितना आ जाएगा? 72,000। ओ माय गॉड, ये तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का ले गए आप। बर्थडे भी आएगा, मम्मी गिफ्ट देंगी, फ्रेंड्स के साथ कभी जाने घूमने, तो आपके ऊपर तो 2-3 लाख रुपए का तो खर्चा हो जाता है ना। तो आप मेरे को बताइए, क्या ये कैश गिफ्ट नहीं है? गिफ्ट क्या होता है? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग बट यू आर रिसीविंग मनी। नहीं सर, घर में बोलते झाड़ू पोछे लगाओ तुम्हें मिलेगी, है ना? ऐसा होता है ना। गिफ्ट होता क्या है? गिफ्ट की डेफिनेशन क्या है? यू हैव डन नथिंग बट यू आर गेटिंग मनी। कुछ नहीं कर रहे, घर में बैठे हो, पड़े हुए ऐसे स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है ना, घर वाले कहते हैं घर में बैठे चलिए काम कर ले। ये बेटे सीए बनने के बाद भी मैं घर में बैठता हूँ ना, कहते कुछ नहीं करता, समझ? ठीक है। सो बेसिकली कुछ नहीं कर रहे, आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन मैं उस पॉइंट पर भी आ जाऊंगा, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, अगर वो आपको गिफ्ट देते हैं तो चाहे वो 50,000 से ऊपर हो जाए तो टैक्सेबल नहीं होगा, समझ लो। कर लेंगे उसकी बात। आइए सर, तो 72,000 पे टैक्स लगेगा? नहीं ब्रो, बिकॉज इट इज फ्रॉम रिलेटिव्स। ओके सर। मतलब वो रिलेटिव की पूरा चार्ट बनाऊंगा, डेफिनेशन, पूरा इम्पैक्ट बनाऊंगा। यहाँ मतलब तक रिलेटिव्स का मतलब सर पेरेंट्स वगैरह भी इंक्लूडेड? सब आ जाएंगे, तेरी जो मैडम के पेरेंट्स है वो भी आ जाएंगे। समझ रहे? पूरा चार्ट बनवाऊंगा। ऐसे ही पूछ रहा हूं, मान लो जब फ्यूचर में आपकी शादी हो, ऐसा लग रहा है ना शादी होगी, कहीं दुष्यंत सर को देख के डिमोरलाइज तो नहीं हो गए ना? ठीक है ना, तो हो जाती है उनके साथ, तो सर करना नहीं चाहते, ऐसा मुझे बोलना पड़ता है, सच तो हो नहीं है। ठीक है। सो बेसिकली आपकी शादी हो रही है तो बेटे आपके जो रिलेटिव्स आएंगे, खाना खाएंगे, तो फिर वो कुछ गिफ्ट भी देंगे नहीं देंगे? देंगे। क्या देंगे? लिफाफा। कह रहा है सर प्लेट नहीं उठाने देंगे जब तक लिफाफा नहीं देंगे। पर मैंने देखा कुछ फैमिलीज में ऐसा भी होता है, सिर्फ लिफाफे वहीं पे खोल के बैठ के देखते भी हैं। मैं मतलब बनिया है कोई बनियों में, मैं एक फ्रेंड की, मतलब मेरी सिस्टर की फ्रेंड थी, उनके उसमें स्टेज पे, मतलब बहुत रिच हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो है, स्टेज पर ही एक एज ए सीनियर सिटीजन बैठ के लिफाफा वहीं पे ही और डायरी में लिखता था। हाँ बोलते हैं। अच्छा जब वो दे रहे होते कितना है, और ना उसका नाम लिख तभी फोटो खींचेगी, नहीं तो नीचे नहीं, जाएगा। वो नहीं कि याद रहता है कि उसके भी कोई रिलेटिव तो रिटर्न करना पड़ेगा। अच्छा उसी टाइम, वो तो बोलने की बात है, वो तो यही चेक कर रहे हैं, देख रहे। ठीक है। सो बेसिकली इवन जब आपकी शादी होगी और आपको जो शगुन मिलेगा तो क्या वो भी टैक्सेबल होगा, या वो भी तो गिफ्ट ही है ना? तो वहाँ पे हमें बैठ के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कितने फ्रेंड्स ने दिया, कितने रिलेटिव्स ने दिया। अब वही बात है, शादी पे कोई डिफरेंशिएट नहीं करना, शादी पे आपको किसी से भी मिले सारा का सारा एक साथ, सारा का सारा।
शादी पे आपको 10 करोड़ रुपए मिल जाए, आप सरकार को बोलो हाँ मुझे मिले हैं 10 करोड़, ये देखो, क्या कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, कोई लिमिट नहीं। ले ले यार, 100 करोड़ ले ले तू शादी पे, क्या दिक्कत? नहीं, तेरे पड़ोसी जो है वो नहीं आएंगे, समझ रहे? कोई भी शादी पे तो यार आप हमें भी बुला ही सकता है, ठीक है? हाँ हाँ, 2 शादी बिल्कुल। दुष्यंत सर की ये भी नहीं हो रही कि दूसरे की बात कर रहा है, ठीक है ना? और मैं आपको बताऊंगा रीजन दुष्यंत सर क्यों नहीं कर रहे शादी, इसमें आएगा, आपको राज खुलेंगे बेटे सर क्यों नहीं शादी कर। एनीवेज अभी आएंगे उस पर, ऑन दी एक्सेप्शंस होती है कि कितना ही गिफ्ट ले लो, नहीं है, आएंगे उस पर। आइए जरा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सर जी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी गिफ्ट करता है क्या? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये मैं जो लाइन खींच रहा हूं इसकी 2 कैटेगरीज बन जाएंगी बेटे। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी एज फ्री गिफ्ट, फ्री में दे दी बेटे प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी एज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इसमें भी जो लिमिट है वो एग्रीगेट 50,000 होगी, आई मीन ऊपर में 50 है या नीचे 50-50 करो? कह रहे सर अब तो यही होगा सर। तो बेटे यहाँ इसकी भी 50,000 और इसकी भी 50,000, बट ध्यान से सुनिएगा, पर प्रॉपर्टी। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, समझेंगे एक बार इसको। और मैं एक वर्ड लिखवा रहा हूं आपको, समझाऊंगा उसको, बस यहाँ लिख लो SDV। कोई बच्चा बताएगा फुल फॉर्म SDV की? स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है सर? स्टैम्प ड्यूटी लगती है। सर्कल रेट सुना? भारत देश में हर प्रॉपर्टी का ना, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी टैक्स में चलती रहेगी कहानी, कैपिटल गेन में, हाउस प्रॉपर्टी में, कई जगहों पर। तो आप एक बार आराम से सुनना, मैं आपसे जनरली पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात करूंगा, मैंने भी प्रैक्टिकली खुद ही अभी 1-2 साल में ही देखी है चीज। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, ठीक है, मान लो मैं सेलर हूं एक प्रॉपर्टी का, अंदर सेलर और आप खरीददार हो, यू आर द बायर। तो कैसे होगा? पहले मैं आपसे, और मैं कितने की प्रॉपर्टी बेच रहा हूं? 1 करोड़ की, ठीक है जी। तो पहले आपसे पैसे ले लूं और फिर आपको चाबी दूं, या पहले आप चाबी ले लो फिर पैसे लो? ये ऐसे होगा 1 करोड़, क्या होगा? डॉक्यूमेंट में। तो मतलब पैसे का कैसे होगा? मतलब ठीक है डॉक्यूमेंट बना, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, पैसे का डील कैसे होगा? मतलब जिस दिन इंस्टॉलमेंट्स में या तो उसके बाद टोकन मनी होता है ना, तो चल 1 करोड़ की है ना, टोकन में तो 10 लाख दे दिए, तो क्या तुम्हारे नाम पे पेपर बना दूंगा मैं? कभी भी नहीं बनते ऐसे, कभी भी नहीं होता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भी रिसेंटली आपको, नहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, पर मैंने ना प्रॉपर्टी परचेज करी थी। हाँ ठीक है, डीड होती है। क्या होती है? आपको पूरा प्रॉपर्टी का काम कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, कल को आपके पेरेंट्स रिलेटिव कुछ भी हो ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने ना बच्चे मालवीय नगर में, शिवालिक में, तो वो प्रॉपर्टी मेरे दादाजी के नाम पे। अच्छा शिवालिक में देखा हुआ उधर कॉर्नर से? अच्छा सर तो बोल रहे थे आपने अपना घर का नाम बताया। वो वो तो सर कहानी बनाते हैं, सर ने अपने घर का नाम नहीं बताया। मैं बोला कि हमारे नहीं होते सर। बाहर लिखा उन्होंने मुझसे शादी करोगे। कोई लिख के भी चला गया नेवर। ठीक है, सो बेसिकली आपको मतलब ऐसे बता रहा हूं
एक ना मालवीय नगर में आप में से किसी ने कपूर के पास गए हो? सर एक कपूर कौन है सर? मालवीय नगर ही नहीं गए? तो 150 रुपीज को थोड़ा बजट बढ़ाओ तो मालवीय नगर। ठीक है, तो बेसिकली एक ना उधर कपूर हलवाई है, मतलब आपको क्या कहता हूँ, हर लोकल जैसे अग्रवाल स्वीट्स होता है ना, तो उधर ना एक घर लिया बेटा मैंने और जागृति मैम ने, M24। ज़्यादा डिटेल ना ही दो, तुम दुष्यंत सर को बताते ही जाओगे नहीं तो, वैसे सर को पता ही है। ठीक है, तो आपको एक बात बताता हूँ, मान लो हमको वो घर पसंद आया। पहले क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर को आप बताते हो, वो आपको घर दिखाता है, ये देख लो ये देख लो ये देख लो। ठीक है, फाइनली एक प्राइस पे सेट हुआ। तो क्या प्राइस पे सेट हुआ, मान लो मैं बायर हूँ और मैंने जिनसे ख़रीदा था उनका नाम मिस्टर ए मान लेते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, और प्राइस क्या था बेटा 1 करोड़। मेरा आपसे सवाल है, 1 करोड़ सर्कल रेट है क्या? 1 करोड़ होता है मार्केट वैल्यू। आपने आसपास के 4-5 घर भी देखे हुए हैं, सामने की कॉलोनी में भी देखे हुए हैं, घर ढूंढ रहे हो, आपको एक आइडिया लग जाता है 100 गज। गज समझते हो आप? क्या होता है गज? स्क्वायर मीटर अलग होता है, हाँ उससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये लगा लो कि ठीक है, गज के अंदर क्या जाना है, मतलब मैं ना थोड़ा सा ना प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन में बड़ा इंटरेस्ट आता है, तो मैं कहीं और बस ज़्यादा डिटेल में चला जाता हूँ। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि ये घर खरीदा कितने रुपए में? 1 करोड़। आप मेरे को बताइए, क्या मैं पहले 1 करोड़ दे दूंगा और फिर वो मुझे चाबी देंगे? आप समझना क्या होता है, सबसे पहले बनता है एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे अग्रीमेंट टू सेल। दिस इज ऑन 100 रुपी स्टैम्प पेपर। अब 500 का बना लो, 1000 रुपये बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टैम्प पेपर होने से क्या होता है, लीगल हो जाता है। नहीं, इससे कुछ नहीं है, ये एक एग्रीमेंट होता है जो फाड़ दिया जाता है। वही आपको बताऊंगा, पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी प्रैक्टिकल कहानी। एग्रीमेंट टू सेल में लिखा होता है कि मैं मिस्टर ए को 1 करोड़ रुपए अगले 2 महीने में दूंगा। कैसे दूंगा? 10 लाख करके, 15 लाख करके, ऐसे डेट्स लिखी होती है कि इस दिन आप दे दोगे, इस दिन आप दे। ठीक है, और मिस्टर ए इस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि वो इस दिन आपको चाबी दे देगा। दोनों पार्टीज की कमिटमेंट लिखी होती है। आप अगर मुद्दे की बात समझोगे, मैं जब तक पूरी पेमेंट नहीं कर देता, पूरी 1 करोड़, मेरे को घर में एंट्री नहीं है, सर नहीं है मेरे को एंट्री। लेकिन जिस दिन दूंगा ना बैलेंस पेमेंट, मान लो मैंने उसे 50 लाख दिए, 50 लाख आज देना है, मैं आज ही उसे ऑफिस लेके जाऊंगा, रजिस्ट्री करवाऊंगा। आज जब हम इसकी रजिस्ट्री कहां पर होती है? कुतुब मीनार के वहां पर है, SDM का ऑफिस होता है। ठीक है, उस दिन पेमेंट करूंगा मेजरली 40-50 लाख की। तो बेसिकली दूसरा ये जो एग्रीमेंट होता है जिसको हम जाके रजिस्टर कराते हैं, उसको क्या बोला जाता है बेटा? सेल डीड। उसमें मैं भी जाऊंगा, जागृति मैम जाएंगी, जो ओनर है वो जाएगा, सबके आई विटनेसेस जाएंगे। ठीक है, ब्रोकर जाता है, ठीक है, आई विटनेस बन के। तो सेल डीड जो होती है वहां पे फोटो खींचती है कि ये प्रॉपर्टी इसने इसको बेच दिया। एग्रीमेंट टू सेल किसी के पास नहीं जा रहा होता। सेल डीड के अंदर हम मजिस्ट्रेट के आगे खड़े होते हैं और उसमें हम बोलते हैं कि ये बायर है, मैं सेलर हूँ, हमारी फोटो खींचती है, विटनेस की फोटो खींचती है, और इसमें लिखा होता है कि मिस्टर ए ने सेल करी है कितने की प्रॉपर्टी? 60 लाख। एग्जैक्टली। जो रियल पेपर है उसमें प्रॉपर्टी कितने की दिख रही है, और हमारी मैंने दिए कितने उसको? 60 लाख। क्यों है सर जी? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ना TDS वीडियोस कुछ नहीं, सर्कल रेट। अब ये क्या होता है? हर प्रॉपर्टी का सर्कल रेट फिक्स्ड है।
मोटा मोटी 50% सर्कल रेट होता है। आप उससे कम में बेचोगे भी, सरकार मानेगी ही नहीं। मिस्टर ए कह रहा है मैंने सौरभ जी को प्रॉपर्टी 10 लाख की दे दी, हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहा हूं। सर्कल रेट इज द बेसिक प्राइस जिस पे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब आप सोचिए, मैं आपके साथ थोड़ा टाइम लूंगा आपका, लेकिन प्रैक्टिकल पूरा आपको स्टेबल करके चलूंगा। जब पहली बार मिस्टर ए से मैं मिला था, मैंने कहा सर कितने की प्रॉपर्टी बेच रहे हो? कह रहे 1 करोड़। मैंने कहा सर आपको सारा पैसा बैंक में चाहिए? कह रहे नहीं, 50 लाख के पेपर बनेंगे। 50 लाख के पेपर बनने का मतलब समझ रहे हो? जब हम ऑफिस जाएंगे एसडीएम के, तो पेपर में क्या दिखेगा? मान लो 60 लाख, 40 लाख का मेरे को कैश में दीजिएगा। 40 लाख कैश में देना पड़ेगा आपको। अब आप मेरे को बताइए, इस एग्रीमेंट टू सेल में कितने रुपए लिखे होंगे? 1 करोड़। और सेल डीड में कितना लिखा हुआ है? रजिस्टर कौन सा हो रहा है? बाहर आते ही इस पेपर को फाड़ दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, फाड़ दिया। नॉट करेक्ट, नो। ऑन एनी पेपर, देखो अब एक चीज समझो, आपको क्या लग रहा है जो सर्कल रेट है वो उस पर बेच देगा? आपको क्या लग रहा है? ये जो प्रॉपर्टी है ना नीचे, जो नीचे हमारा सेकंड फ्लोर है, 6 करोड़ की वैल्यू है उसकी, लेकिन उसका सर्कल रेट क्या होगा? अगर ये बंदा बेचना 6 करोड़ जो मैंने बोली ना, तो मार्केट वैल्यू उसकी 6 करोड़। इफ ही हैज टू सेल, ही सेल एट 6 करोड़, बट व्हाट इज द सर्कल रेट? वुड बी 3 करोड़। तो जब वो मैजिस्ट्रेट के पास खड़े होंगे तो वो क्या दिखाएंगे? दैट वी हैव डन द ट्रांजैक्शन एट 3 करोड़, बाकी 3 करोड़ उसके घर पे कैश पड़ा हुआ। सर्कल रेट कम होने की वजह से आपको कम थोड़ा ना बेच दूंगा, मार्केट भाव चल रहा है भाई 6 करोड़ का, ट्रांजैक्शन हमारी 6 की है। ये बात कहां लिखी हुई है? एग्रीमेंट टू सेल। इट इज अ रिस्की डॉक्यूमेंट। अगर ये लीक हो गया, कैसे हो गया भाई? फाइन के और ब्लैक मनी हो गई, दिख गया, सर्कुलेट हो गया, फंस गया। जब भरोसे की बात होती है, डर लगता है उस टाइम, ये एग्रीमेंट अपने पास ही रहना चाहिए, 2-4 लोगों के पास। लेकिन पेपर कितने के बन रहे हैं बेटे? सर्कल रेट। क्यों हो रहा है ऐसा? टैक्स। बिकॉज मिस्टर ए इज शोइंग दैट ही हैज सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 60 lakhs. In reality, he has sold the property for 1 करोड़। उससे क्या होगा? वो जो 40 लाख रुपए का प्रॉफिट है उस पे टैक्स नहीं लगा। फर्स्ट, विच टैक्स? कैपिटल गेन्स। एंड सेकंड इज स्टैंप ड्यूटी भी तो कम लगी। अगर मैं यही पेपर 1 करोड़ के बनाता तो स्टैंप ड्यूटी ज्यादा लगती। स्टैंप ड्यूटी एक और टैक्स होता है। अब आप सुन लीजिए कौन सा टैक्स होता है। दिल्ली की प्रॉपर्टी है तो दिल्ली की गवर्नमेंट को हर प्रॉपर्टी के बेचने खरीदने पे टैक्स मिलता है, उसको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बोलते हैं। मैं आपके प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा। आपके नाम पे एक घर है, आप उसे बेच रहे हो, यू हैव टू पे स्टैंप ड्यूटी टू द दिल्ली गवर्नमेंट बिकॉज यू आर सेलिंग योर प्रॉपर्टी, स्टैंप ड्यूटी लगती है। अगर आपका घर यूपी में होता तो यूपी गवर्नमेंट को जाता। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द टैक्स? दैट्स कॉल्ड स्टैंप ड्यूटी। सर रजिस्ट्री चार्जेस और स्टैम्प ड्यूटी सेम है? डिस्ट्रिक्ट चार्जेस, रजिस्ट्री रजिस्ट्री चार्जेस में और 1-2 चीजें लीगल फीस और वो आ जाती होंगी, मोटा मोटी वही होगी। स्टैम्प ड्यूटी इज अ मेजर कॉम्पोनेंट, 90%। समझ रहे हो? तो बेसिकली जब बच्चे हम घर ले रहे थे ना, तो पहले प्लान हुआ था कि जागृति मैम प्रॉपर्टी परचेज करेंगी। क्यों? क्योंकि अगर फीमेल परचेज करती है तो स्टैम्प ड्यूटी कितने रुपए लगती है? 4%। और अगर एक मेल परचेज करता है तो 8 या 7 होगा, 7%। और अगर जॉइंट परचेज करते हैं तो 5%। एग्जैक्ट नहीं है, कुछ ऊपर नीचे 1-8% होगा, स्टैम्प ड्यूटी है। तो आप मुझे बताइए लॉजिकली किसको परचेज करनी चाहिए? लेकिन मैंने कहा नहीं, हर जगह लॉजिक नहीं लगते, प्रॉपर्टी तो हमारे भी नाम होनी चाहिए।
समझ रहे हो? बट ये इंटेंशन नहीं थी, बट वैसे आज भी मैं मजाक में बोलती है कि मतलब ऐसे बीच में घुस गए, प्रॉपर्टी ले रही थी मैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्यों करा था, ये आपको हाउस प्रॉपर्टी में समझ आएगा, कुछ ऐसा बेनिफिट होता है जो कि आपको मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली लेने को पूरा टाइम ना एकदम सारी डील जो थी वो एंड तक जागृति मैम और मिस्टर ए के बीच की थी। लास्ट में मैंने बेटे उसको ज्वाइंट करा था। तो मैम कह रही कि 1% वुड बी एडिशनल कॉस्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं। बेसिकली हमने जो घर लिया वो बेसिकली जागृति मैम और मैंने ज्वाइंट उसमें। मुद्दे की बात इसमें ये है जी, इस प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? 60 lakhs. Who fixed this value? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है। दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली में जितने भी घर हैं सबकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। आप जिस घर में रहते हैं उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। अगर आपको लग रहा हो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं। आप अपने घर को अगर बेचना चाहेंगे, आपको छतरपुर जाके, छतरपुर नहीं, कुतुब मीनार के वहां पे डिस्ट्रिक्ट उनका कालका जी और उसका जो है, वहां जाके वांट टू सेल, पूरा फॉर्मेलिटीज होती है, समझ रहे हो? तो बेसिकली प्रॉपर्टी कैसे मिली है, मान लो अगर 1 करोड़ था तो मैं 40 लाख तो पहले ही दे चुका था इन्हें। ये 40 लाख कौन से वाले होंगे? कैश वाले। कौन से वाले होंगे ये? कैश वाले। 10 और भी दे दो वाइट में, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बोला 50% दे दो, मैं 10 लाख पहले वाइट में दे दो, 40 तो वैसे दे दो, 10 लाख दे दो। मैं ठीक। और जिस दिन हम रजिस्ट्री कराने जाएंगे, जिस दिन का मतलब मान लो आज गए, आज क्या डेट है? 22 है आज। आज मैं भाई साहब को 40 लाख के चेक पकड़ाऊंगा। बैंक ट्रांजैक्शन होगी, कैश थोड़ा दूंगा। बैंक ट्रांजैक्शन, चेक बने होंगे, ड्राफ्ट बना होगा, मेरे अकाउंट में पैसा होगा, मैं वो दे रहा हूं। नहीं है तो लोन वाले को बुला रखा होगा मैंने, वो लोन वाला उसको देगा, मेरे को लोन दे रहा है ना वो। अगर तुम्हारे पास पैसा है मैं ही चेक दे दूंगा, और अगर लोन होगा तो आज उसके अकाउंट में HDFC बैंक ट्रांसफर करेगा। बैंकर भी आता है चेक कर, वो फिर वो पेपर ले जाते हैं वाले। ज्यादा डिटेल बता गया मैं आपको। अगर मैंने लोन लिया है तो पैसा किसने दिया? बैंक ने। बैंक के पेपर ले जा रहा, गिरवी है जी, लोन दिया आपको। हाँ, जब चुका दोगे पूरा लोन तो पेपर ले जाना। अभी के लिए मान के चल लो सारा का सारा पैसे मैंने दिया, तो आज मैंने चेक दिया 40 लाख का। 40 का नहीं, कितने का दूंगा बताओ? ऊपर कितने की पेमेंट हो गई? 50। हाँ, 50 की हो गई, 50 लाख वाइट में दूंगा। और आज के आज चाबी मुझे देगा। इसी टाइम रजिस्ट्री हो जाती है। वो कहते हैं 4 दिन बाद आके पेपर ले जाना। इसके रजिस्ट्री ये जो है, जिस दिन गया मैं उसी दिन वो खाली कर चुका होगा, जो ओनर है सारा खाली पड़ी होगी जगह, तो पेमेंट दे दो। मुझे बताइए आपको समझ आया कैसे हो रही है प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन? फाड़ देंगे इस पेपर को। ये जस्ट एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है तो कुछ ना कुछ रिटर्न है बस। कल को कोई बाई चांस आप बिगड़ जाओ, मैं कुछ, कोई भी कहीं पे भी कोई डिफॉल्ट करे तो कुछ पेपर में होना चाहिए। इट हैज नो लीगल, ये कहीं पेपर नहीं दिया जाता, कहीं भी नहीं दिया जाता। एग्रीमेंट टू सेल नोटेड होता है क्या, या फिर मोस्टली ऑर्डर होता है? यार ये स्टैम्प पेपर पे ही होता है, नोटराइज भी नहीं होता है शायद, ठीक है ना। नॉर्मल एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर, आप 200 रुपए का पेपर लेके जस्ट एक वो होता है कि एक कॉन्फिडेंस हो रहा होता है हर चीज रिटर्न चल रही है, और कुछ नहीं है, समझ रहे हो? तो आप मेरे को बताइए सर ये इतनी लंबी कहानी आपने क्यों करी? मैंने इसलिए करी बेटे, एक तो आपको ये काम आएगी अभी हर चैप्टर में। मैं आपको ये कह रहा हूं, ए ने बी को एक लैंडन बिल्डिंग गिफ्ट करी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 30,000 है। ओ माय गॉड, इतनी कम। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं ना बेटा, ए ने बी को गिफ्ट करी है। क्या गिफ्ट करा? प्रॉपर्टी गिफ्ट करा, इमोल प्रॉपर्टी। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? अब मुझे बताइए इसके हैंड में कुछ टैक्सेबल होगा? कुछ भी नहीं होगा टैक्सेबल। ध्यान से सुनिएगा, केस वही चल रहा है। ए ने बी को एक और लैंड एंड बिल्डिंग गिफ्ट कर दी,
जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40,000, कुछ टैक्सेबल होगा? 30 और 40, इट एक्सीड्स 50,000. Exactly. What we have written here is, एक तो I have to consider stamp duty value, that is circle rate, and I have to see 50,000 per property. अब आप मुझे बताइए, one more property is gifted by A to B, ये भी गिफ्ट है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 6 lakhs. बताइए कितना? 6 lakhs. क्लियर है बच्चे? कहने का मतलब है जी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वी कंसिडर द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. ठीक है सर? ये टाइम हो गया, 3:14 हुआ. ये वाला तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसको बोल दूं अभी. चलिए आइए सुनी लीजिए एक बार. यहां तक क्लियर है बच्चे? लास्ट कैटेगरी है ना जी, थोड़ी सी बदल जाएगी. अब सरकार ने कुछ चेंजेस लाए हैं. टिल नाउ व्हाट इज इन योर हेड, लाइक मतलब लिमिट कितनी चल रही है हर केस में? अब चेंज हो जाएगी. ये जो मैं इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना बेटा. सर क्या है इसमें ऐसा? सर ध्यान से देखिएगा. मिस्टर ए हैज गिवन अ लैंड एंड बिल्डिंग, और यू कैन से इमोल प्रॉपर्टी टू मिस्टर बी. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 50 lakhs. हो सकता है ना 50 lakhs. Mr. B has paid 38 lakhs. Can I say it to be inadequate consideration? Yes. क्यों? Inadequate नहीं है. I have given something that is worth 50 lakhs. And how much Mr. B has paid? 38 lakhs. क्या आप मुझे बता सकते हैं what is the value of the gift? So you understand this, that the value of the gift is 12 लाख का फायदा है. अगर मैं यहीं छोड़ दूं बात को तो आप क्या बोलोगे? क्योंकि ये 12 lakhs, लिमिट कितनी लोगे आप? 50,000. It exceeds 50,000. It exceeds 50,000, so it is taxable. मैं आपको कह रहा हूं, आपकी जो एक लिमिट है ना 50,000, मैं उसको नहीं छेड़ रहा. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो. मैं आपकी जिंदगी में एक लिमिट और ला रहा हूं बस, और इन दोनों में से जो हायर हो जाएगा ना, दैट इज द न्यू लिमिट. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अभी तक आपकी जो लिमिट थी 50 थी, मैंने कहीं छेड़ी लिमिट को? नहीं छेड़ी. लेकिन इनएडिक्वेट वाले केस में, इमोरल प्रॉपर्टी केस में मैं लिमिट को पंगा ले रहा हूं, और वो लिमिट नंबर बी है 10% ऑफ कंसिडरेशन. व्हाट इज द कंसिडरेशन? What is the consideration you have paid? What is 10% of that? 3.8 lakhs. What is the new limit? Because that's higher. क्या आपका गिफ्ट इस न्यू लिमिट से भी ऊपर है? Yes. अभी तक तुम क्या करते थे? सर ये गिफ्ट है, ये 50,000 से ऊपर है सर, और अगर उससे ऊपर है तो एंटायर गिफ्ट इज टैक्सेबल. अब मैं आपको कह रहा हूं गिफ्ट कितना है आपका? ये कितने से ऊपर है? 50 से? नहीं सर, हमने कुछ प्रोसेस दौड़ा दिया. कितने से ऊपर है ये? 3.8. एंड सिंस इट एक्सीड्स द लिमिट ऑफ 3.8 lakhs, द एंटायर 12 lakh इज टैक्सेबल. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इसको लिखता हूं, आपको रजिस्टर होगा. सिंस value of gift exceeds the limits, and can you tell me what is the limit? That is 3.8 lakhs. And what is the value of the gift?
वैल्यू ऑफ द गिफ्ट इज 12 lakhs। और क्योंकि अभी तक हम वो 50,000 रखते थे ना उस लिमिट को, क्योंकि ये 3.8 से एक्सीड हो गया है, द एंटायर वैल्यू ऑफ गिफ्ट विल बी टैक्सेबल, दैट इज 12 lakhs विल बी टैक्सेबल। करेंगे और एग्जांपल बनाएंगे। सर 3.8 लाख कैसे लाए? एक लिमिट तो दोस्त 50,000 है, दूसरी लिमिट फिक्स्ड है 10% ऑफ द कंसिडरेशन। व्हाट इज द कंसिडरेशन? 38 lakhs, 3.8 lakhs, विच एवर इज हायर। ये दोस्त सर अगर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख की जगह 40 लाख होती, ध्यान से सुनिएगा, मैं ही कराऊंगा फिर मैं एग्जांपल दे दूंगा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है बच्चे? 40 लाख। एंड हाउ मच आई हैव पेड? What is the value of the gift? 2 लाख। The value of the gift is 2 lakhs. Now, will it be taxable or not? It depends. एक लिमिट तो है 50,000, दूसरी लिमिट क्या है? 3.8 लाख। 20,000 नहीं बढ़ाओ, कंसिडरेशन का 10% है, मैं आपको कह रहा हूं कंसिडरेशन का 10% है, दैट इज 3.8 lakhs, whichever is higher. So what is the new limit? 3.8 lakhs. Thus your gift exceeds the limit, nothing is taxable. If your gift exceeds the limit, entire value taxable. So in this case anything is taxable? Nothing जी, nothing would be taxable. तो बेसिकली क्या कुछ टैक्सेबल हो रहा है यहाँ पे। एक और एग्जांपल बना दूंगा, समझ आया? एक फ्लो बन गया एक बार। अभी एक एग्जांपल यहाँ बना देता हूँ, फिर आप नोट कर लेना, ठीक है? आप मुझे इस केस का बताना, ठीक है बच्चे? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को इमोल प्रॉपर्टी दी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 25 लाख, एंड मिस्टर बी हैज पेड 20 lakhs। आपको मुझे बताना है क्या कुछ टैक्सेबल है। चलो मैं स्टेप्स बना देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गिफ्ट, फिर आपको निकालनी है लिमिट जो कि ए और बी विच एवर इज हायर आएगा, और फिर आपको बताना है कि क्या कुछ टैक्सेबल है। कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट? गुड। लिमिट के अंदर पहली लिमिट क्या है? दूसरी लिमिट एग्जैक्टली 10% ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज 2 lakhs. सो व्हाट इज द लिमिट? टैक्सेबल हो रहा है क्या कुछ? बिल्कुल होगा, आपका जो गिफ्ट है वो लिमिट से ऊपर है जो, सो द एंटायर वैल्यू विल बी टैक्सेबल। सर इसमें हम ए के केस में बात करें तो बी के केस में वो टैक्सेबल जो कंसिडरेशन दी जाएगी नहीं, आई मीन हम बी के केस की तो बात कर रहे हैं इसमें। अच्छा आप ए के केस में कह रहे हो? थोड़ा ग्रो करेंगे, कैपिटल गेन्स और उसमें काफ़ी टाइम बाद 30-40 लेक्चर्स के बाद ये दोबारा डिस्कस होगा कि वो क्या है उधर, तो देखिए अभी तो आप रेसिपिएंट को जो बेनिफिट हो रहा है एक एंड देख रहे हैं। बताइए क्लियर है बच्चे? पक्का से क्लियर है ना सारे पॉइंट? तो अब आप एक बार रिवाइज कर लेते हैं जी। आइए मुझे बताइए गिफ्ट का सेक्शन कौन सा था? 56 to 10। और गिफ्ट या तो मुझे कैश में मिल सकते हैं या फिर काइंड के अंदर भी दो कैटेगरी बन रही है, आई मीन कौन सी? मूवेबल और इमूवेबल। कैश के अंदर कितने की लिमिट है? 50,000। एग्रीगेट या एग्रीगेट, और अगर एक्सीड हो गया तो जो ऊपर है वो टैक्सेबल या पूरा का पूरा? पूरा का पूरा। मूवेबल के अंदर या तो फ्री गिफ्ट हो जाता है या तो इनएडिक्वेट। तो फ्री गिफ्ट की अपनी लिमिट है 50,000 की, इनएडिक्वेट की अपनी लिमिट है, और पूरे साल का टोटल देखोगे अगर 50,000 से एक्सीड हो गया तो टैक्सेबल।
इनएडिक्वेट के अंदर भी पूरे साल का देखोगे कितना वैल्यू ऑफ गिफ्ट बन गया, एक्सीड हो गया तो टैक्सेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दो कैटेगरीज बनेंगी, कौन कौन सी, फ्री गिफ्ट और इनएडिक्वेट। फ्री गिफ्ट की कितनी लिमिट, 50,000 पर प्रॉपर्टी, और इमूवेबल में भी 50,000, but now we can do better, 50,000 और 10% of consideration whichever is, ठीक है साहब, यहाँ तक क्लियर है ना एकदम। चलिए, मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या चीज आ रही थी बेटे, शेयर सिक्योरिटी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, वर्क ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स, बुलियंस, ये सारी चीजें। इमूवेबल में लैंड एंड बिल्डिंग है, एग्रीकल्चरल लैंड है, लैंड या फिर लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है ना। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ओके, तो सर मेरे हिसाब से हमने बहुत ही सही कवर कर लिया आज का, ठीक है। तो इतना रखेंगे सर जी, नोट कर लेना बेटे, सारे नोट्स एकदम बढ़िया बन चुके हैं, ठीक है, अच्छे से इसको नोट कर लेना, और नेक्स्ट क्लास में ये सेक्शन को फिर खत्म करेंगे, ठीक है साहब। हाँ जी।